गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद एस के सर में। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चलिए चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। साथ में दोनों का अंतर भी देख लेंगे। हमारे चारों तरफ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु के आकार, आकृति, रंग या कहे उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। दूसरा इधर क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? हमेशा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे दूध से दही का बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दही क्या हुआ? नया पदार्थ हुआ। बर्फ का गलना, बर्फ अगर गलता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो क्या बनता है? पानी बनता है। पानी को पुनः हम क्या करेंगे? ठंडा करके बर्फ का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। बर्फ क्या था? ठोस था, और गल कर क्या बनाया? द्रव बनाया, ठीक है। दूसरा अंतर यह होता है कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण क्या है? तो किसी वस्तु के रंग, आकार, आकृति, सब क्या है? भौतिक गुण। इन्हीं में क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। जैसे दूध से दही बन रहा है, तो दूध का जो रासायनिक गुण था वो अलग होगा, और दही का रासायनिक गुण क्या होगा? अलग होगा। तो रासायनिक गुण में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यह एग्जाम्पल हम ले सकते हैं भौतिक गुण में। तो भौतिक गुण में एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे क्या है? तो जैसे यह है कि जल का उबलना, बर्फ का गलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आएंगे तो आएगा दूध से दही का बनना, ठीक है, किण्वन, उसके बाद दहन, श्वसन, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं तो हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? परिवर्तन हमने आपको क्यों बताया? क्योंकि परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना, वही अभिक्रिया होता है। क्या होता है? वही अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए, वह अभिक्रिया जहां पर दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ए एक पदार्थ है, इसके साथ बी पदार्थ को दिया गया, तो इधर ए भी एक पदार्थ का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो हमने कहा कि वह अभिक्रिया जहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ए मैटर, मतलब ए कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, दोनों को आपस में मिलाया गया, तो ये आपस में क्या किए? अभिक्रिया किए। मतलब इन दोनों से क्या हुआ? एक परिवर्तन हुआ, इधर एक नए पदार्थ का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यही तो है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोयले को जब हम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, इधर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, क्या कराया गया? इसका दहन कराया गया, तो इधर बना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक नया पदार्थ है। इन दोनों से क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब समझिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हिंदी में बोलते हैं इसे अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। पदार्थ ए और पदार्थ बी दोनों क्या है? अभिकारक है।
अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद। ये भी क्या है? हमारा उत्पाद है। इसका मतलब यह है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। अभिकारक को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और अभिकारक अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कार्बन C और ऑक्सीजन O क्या है? अभिकारक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे डिफाइन करेंगे? एक बार और सुनिए। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, हमारे पास है सल्फर को वायु के साथ दहन कराया गया, तो इधर बना सल्फर डाई ऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा यह है कि पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को जब हम गर्म कर रहे हैं तो यह अपघटित हो रहा है KCl प्लस O2 ऑक्सीजन में। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये भी अपघटित हो रहा है CaO प्लस CO2 में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का। पहला एग्जाम्पल क्या है? S का मतलब होता है सल्फर, O2 ऑक्सीजन के साथ इसको जब दहन कराया गया, जलाया गया, तो बना सल्फर डाई ऑक्साइड। अब देखिए इन सभी अभिक्रियाओं में देखेंगे तो तीर के जो आगे इस साइड में दिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। तीर के जो उस साइड में दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है। इसको जब हमने गर्म किया तो ये अपघटित हो गया, डिकम्पोज हो गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 इधर भी हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो ये था कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण। अब देखिए चैप्टर में चूंकि दिया है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, अब इसका जो दूसरा पार्ट है केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे हम यहाँ पे लिख दे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कली चूना। कली चूना, इसको हम क्या कर दिए? जल में घोल दिए, तो इधर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। मार्केट से हमने कली चूना लाया दीवार की पुताई करने के लिए, तो दीवार की पुताई जब करना है तो इसको हमको क्या करते हैं? पहले जल में घोलते हैं। जैसे इस कली चूना को हमने जल में घोला तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्या है? अभिकारक का कार्य कर रहे हैं। ये दोनों क्या है? अभिकारक है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना क्या है? उत्पाद है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है। अब इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो अभिक्रिया क्या होगा? लंबा होगा। मतलब लिखने का जो प्रोसेस हो क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस रासायनिक अभिक्रिया को रसायन की भाषा में
इस रासायनिक अभिक्रिया को रसायन की भाषा में लिखना क्या किया, शुरू किया। तो कैसे इसको लिखा जाए, तो पिछले क्लास 9 में हम लोग पढ़ा था केमिकल फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाएंगे, सहसंयोजी यौगिक यानी कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक का फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो देखिए केमिकल इक्वेशन का मतलब यह होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इस कैल्शियम ऑक्साइड के फार्मूला में पहला नाम किसका आ रहा है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, O। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का फार्मूला, जल का फार्मूला सबको पता है, H2O। इधर देखिए एरो का निशान है, एरो का निशान लगाइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहला नाम किसका आ रहा है, कैल्शियम का। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, इसका फार्मूला होता है OH का ट्वाइस, ठीक है। अब देखिए जो अभिक्रिया लंबा हो रहा था हिंदी में लिखने पर, वही अभिक्रिया को रसायन की भाषा में लिखा गया तो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो रासायनिक समीकरण को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए इधर वाला क्या कहलाता है, अभिकारक, इधर वाला क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों और संकेतों की सहायता से जब हम व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो एक समीकरण प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। एक बार अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों और संकेतों की सहायता से व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने पर एक समीकरण प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको फार्मूला या तो याद होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला बनाने का विधि आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को आयनिक यौगिक का फार्मूला बनाने नहीं आता है या सहसंयोजी यौगिक का फार्मूला बनाने नहीं आता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये था रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आगे हम लोग चलेंगे तो पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरणों के प्रकार, रासायनिक समीकरणों के प्रकार। तो देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए एग्जाम्पल देखिए, C+O2 इज इक्वल टू क्या हुआ, CO2। C और O2 हमारे क्या है, अभिक्रिया में अभिकारक, और CO2 क्या है, उत्पाद। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता क्या है, तो देखिए ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के यौगिकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे समीकरण को बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक इसके विपरीत चला जाइए। जैसे यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिखा Mg+O2 इक्वल टू बना MgO, ठीक है। देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के यौगिकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर न हो,
तो उससे बोला जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितना है, तो Mg यहाँ पर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर देखिए मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम कितना है 1, बराबर है ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इस साइड में ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो इससे हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अगर समीकरण असंतुलित हो तो उसको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में, कक्षा 9वीं में हम लोग एक नियम पढ़े हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब यह है कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कार्बन का परमाणु बल कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन का होगा 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 3 1 4, 44 हो गया। तो पूरे अभिकारक का द्रव्यमान कितना निकल गया 44, इधर भी निकाल लीजिए तो कितना आएगा 44। तो 44 और 44 क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं और कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण है Mg प्लस H2SO4 इक्वल टू MgSO4 प्लस H2। दूसरा समीकरण हमारे पास यह है HNO3 प्लस Ca इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2। देखिए दो एग्जाम्पल हमारे पास है, दोनों एग्जाम्पल में पहले तो चेक करेंगे कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में संतुलित रासायनिक समीकरण दे देगा, उससे आपसे कहेगा कि संतुलित कीजिए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इधर उधर परमाणु की संख्या बराबर इधर उधर कर देते हैं, तो समीकरण क्या होता है गलत हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारक की परमाणुओं की संख्या अभिकारक की तरफ लिखेंगे, उत्पाद की परमाणुओं की संख्या क्या करेंगे उत्पाद की तरफ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम 1 है, तो इधर कर देंगे Mg=1। हाइड्रोजन कितना है, तो H कितना है 2। सल्फर कितना है, तो सल्फर कितना है 1। अब ऑक्सीजन कितना है, तो वो कितना है 4। अभी साइड में देखिए तो कितना है मैग्नीशियम Mg=1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन कितना हो गया 2। अब मिलाइए, मैग्नीशियम इधर भी 1 है, मैग्नीशियम इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी कितना है 2 है, सल्फर 1, इधर भी सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन कितना है 4। मतलब कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है बराबर है, तो इधर लिख देंगे समीकरण हमारा कैसा होगा, तो समीकरण है संतुलित। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। नीचे वाले एग्जांपल में देखिए हाइड्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन 3, कैल्शियम 1। इधर आ जाइए, कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम 1, नाइट्रोजन ट्वाइस है तो कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और हाइड्रोजन कितना है 2। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर कैल्शियम कितना है 1 है, इधर भी कैल्शियम कितना है 1 है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितना है 6 है। मतलब कि ये वाला समीकरण जो हमारा है वो कैसा होगा असंतुलित है, इसको हम लोग बोलते हैं ढांचा समीकरण। अब इसको हम संतुलित करेंगे तो सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करते हैं जो दोनों तरफ क्या हुआ है सबसे कम बार आया हो। तो देखो इधर नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर कितना है 2 है। तो इस फार्मूले के इस साइड में हम संख्या को बढ़ाएंगे, ना कि फार्मूले के इस साइड में बढ़ाएंगे। इस साइड में बढ़ाएंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, ये बॉक्स बना देंगे, इसको सबको बॉक्स में क्या कर देंगे घेर देंगे, और बॉक्स के अंदर किसी भी परमाणु की संख्या को नहीं बढ़ाना है, बॉक्स के पीछे बढ़ाना है। देखिए नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन कितना है बालक 2, तो इसके पीछे हम क्या लगा देंगे 2। तो देखिए सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2HNO3, बॉक्स के बाहर हमने क्या लगा दिया 2 प्लस Ca, इधर क्या हो जाएगा Ca, जिसको भी बॉक्स में घेर देते हैं NO3 का ट्वाइस और इधर क्या हो जाएगा H2।
ठीक, अब काउंट कीजिए। तो इधर हमारा नाइट्रोजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1 और हाइड्रोजन कितना हो गया 2। इसको लिख कर देख लीजिए। तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, पीछे 2 लगाया तो n कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और Ca कितना है, तो Ca 1 इस साइड में लिख लीजिए। तो कैल्शियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है तो 2 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और हाइड्रोजन H कितना हो गया 2। अब देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस समीकरण को अब क्या कहेंगे हम लोग, इस समीकरण को बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हमारा हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जो हमारे किताबों में या क्वेश्चन में दिया है ढांचा समीकरण यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो उसको इस विधि द्वारा हम क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब यह होता है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही परमाणु को नष्ट किया सकता है। तो अभिक्रिया में जितना परमाणु भाग लेता है उतना ही परमाणु अभिक्रिया के बाद भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग यह पढ़ेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यानी उपरांत क्या क्या परिवर्तन होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को लिखते समय कुछ सिंबल होते हैं, उसके बारे में जानकारी क्या बहुत ही आवश्यक है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत अभिकारक और उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है, और रासायनिक समीकरण को जब लिखा जाता है तो कौन कौन से सिंबल के बारे में जानना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठावें। क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करना है, तो इसको आप लोग संतुलित करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।